देखो थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी चीज़ डिफाइन है ना, तो वो हमेशा 1 मोल के लिए ही डिफाइन है। तो इसको बोलते हैं मोलर वाष्पन एंथैल्पी। बस इतना लिख के रख लो, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाष्पन की एंथैल्पी है। आपने V को कम कर दिया, तो V को कम करने पे तो P बढ़ेगा, पर आप चाहते हो कि V को कम करने पर P पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। जो गाँवों के अंदर फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो नमी से दूर रहे। नमी क्या होती है? नमी पानी होता है जो हवा के अंदर है। तो सिंपल भाषा में हवा के अंदर जो पानी की ड्रॉप्स हैं उसको नमी कहते हैं। हेलो हेलो। डरो मत इसको देख के, केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए शुरू करें। वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, एप्लीकेशन में ठीक चल रहा है सब। आज इस पैनल का भी आखिरी दिन है। इस पैनल का एक्चुअली इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसका कलर चेंज हो चुका है। ये मतलब यहीं यहीं ब्लैक बचा है बस, ये बाकी साइड से पूरा ख़राब हो चुका है। तो आज इसकी विदाई है। आज हमारा आखिरी लेक्चर है इस बोर्ड के ऊपर तुम लोगों के साथ। चलिए तो इस मोमेंट को खास बनाते हैं और जो हमारी क्लास है उसको शानदार तरीके से कवर अप करते हैं। लास्ट क्लास में जो जो आपको पढ़ने के लिए कहा था उसको रिवाइज करके आए हो कि लास्ट क्लास में क्या बताया गया था। लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और वेपर प्रेशर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आइडिया आज आपको हो जाएगा। वेपर प्रेशर के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। बेटा वेपर प्रेशर के बारे में 2 बातें हर बच्चे को याद होनी चाहिए। पहली बात कि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम के ऊपर देखा जाता है, साम्यावस्था पर देखा जाता है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, वो पानी वाष्प में बदा, वाष्प ने दाब लगाया, वो वाष्प दाब नहीं है, वो बस दाब है। H2O गैस का दाब है, लिक्विड का दाब है। जब यहाँ पे साम्यावस्था आ जाएगी फिर जो दाब लगेगा उसको हम साम्य वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो इक्विलिब्रियम से जुड़ी हुई है, साम्यावस्था जुड़ी हुई है। इस बात को याद रखना है। क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है क्या कि पानी कितनी मात्रा में है? नहीं ना, पानी इतना सा लो, इतना लो, इतना लो, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो पदार्थ की मात्रा पे या पदार्थ की सतही क्षेत्रफल कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? तापमान पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी है, वो आपको याद रखनी है। उसके लिए कुछ फॉर्मूला भी है, वो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, कभी काम आएगा नहीं, पर इनकेस कभी आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला लिख लो। लॉग का बेस 10 P2 अपॉन P1। ये कुछ कुछ फॉर्मूला वैसा ही है जैसा केमिकल काइनेटिक्स में आता है। लॉग का बेस 10 P2 अपॉन P1, डेल्टा H ऑफ वाष्पन। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद में आपको काफी कुछ क्लियर होगा, अभी आप लिख के रखते जाएंगे बस। डेल्टा H ऑफ वाष्पन मतलब डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, जहां T1 T2 आपके टेम्परेचर है और T1 पर जो दाब है, वो T1 पर जो वाष्प दाब है वो आपका P1 है, T2 पर जो वाष्प दाब है वो आपका P2 है। लिख लो फटाफट से। और R एक कांस्टेंट है, तो T1 ताप पर वाष्प दाब P1 है, T2 ताप पर वाष्प दाब P2 है। ठीक है, R कांस्टेंट है। R की जो वैल्यू है ना वो भी बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने यूनिट कौन सी ली है। तो R की 2 वैल्यूज़ हैं, वैसे तो न्यूमेरिकल्स में याद हो जाती है बट ठीक है फिर भी। 8.314 एक तो ये वैल्यू है। ये वैल्यू कब होती है? जब आप लेते हो जूल पर मोल पर केल्विन।
तो अगर ये याद रखने वाली बात है, इनको कभी भूलना नहीं होता है, इनको हमेशा याद रखना होता है। एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस। न्यूमेरिकल्स में रात और दिन काम आने वाली चीज़ें हैं ये। तो आर की वैल्यू है 8.314 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। और अगर यही चीज़ आप कैलोरी में लोगे, जूल की जगह यूनिट, तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो कैलोरी में इसकी वैल्यू 2 होती है। अच्छा, वैसे तो ये सही समय नहीं है, बट फिर भी आपको डेल्टा एच वाष्पन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहिए। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी चीज़ डिफाइन है ना, तो वो हमेशा 1 मोल के लिए ही डिफाइन है। तो इसको बोलते हैं मोलर वाष्पन एंथैल्पी। बस इतना लिख के रख लो, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये वाष्पन की एंथैल्पी है। थोड़ा बहुत आइडिया तो मैं आपको दे चुका हूँ कि 1 मोल के लिए डिफाइन है थर्मो के अंदर सब कुछ। हमने देखा था ना, अपन जब आयनन ऊर्जा की बात कर रहे थे, आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, तो फर्क किस चीज़ का आ रहा था? 1 मोल और 1 एटम का, है ना। अच्छा, लिख लो, ये मोलर वाष्पन एंथैल्पी है। बागचंद जी, नोट बनाते हो? साथ साथ नोट्स बनाते हो ना? बनाते हो ना? ठीक है, मोलर वाष्पन एंथैल्पी, ठीक है। इसमें नोट्स बना लेना, मतलब केमिस्ट्री में सबको बनाने ही है नोट्स, है ना। और सुपर इंटेलिजेंट हो तो भी बनाने हैं, नहीं हो तो भी बनाने हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट आप ले सकते हो यार, जूल पर मोल। पर मोल है ना, ये देखो दिखी गया पर मोल है, तो जूल पर मोल या फिर कैलोरी पर मोल भी इसकी यूनिट बेटा जी हो सकती है। तुम लोगों को 0.1% में लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 1% में तो तुम ऑलरेडी हो, क्योंकि जब तक ड्रॉपर बच्चा सो के उठ रहा है ना, तब तक तुम अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कर चुके होगे। और अगर आशा बैच के बच्चे हो तो तुम्हारी बोर्ड हो चुकी है, बोर्ड की पढ़ाई हो चुकी है, और तुम्हारी जेई की पढ़ाई एक सब्जेक्ट हो चुका है, दूसरा चल रहा है, तीसरा भी हो जाएगा जल्दी। तो ये हैबिट्स जो है ना, वो 1% से अलग करती हैं। हम मुझे भी अलग करती हैं, तुम्हें भी अलग करेंगी। तो अपने मॉर्निंग रूटीन को अच्छे से फॉलो किया करो। जैसे अगर 5 बजे उठ पा रहे हो सुबह, तो सब उठो। ड्रॉपर्स को एडवाइस कर रहा हूँ, आशा को तो हम जबरदस्ती घसीट के उठाई देते हैं, ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूँ। 5 बजे उठो सुबह उठ करके 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक अच्छे सवाल लगते हैं, तो मैथमेटिक्स करो बैठ करके, फिजिक्स करो, बेहतरीन सवाल करो, केमिस्ट्री का रट्टा मारो, कहीं मारना पड़ रहा है जैसे इन चैप्टर्स में करना पड़ता है, रटो बैठ करके अच्छे से, ठीक है। चलो, अब वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। देखो, जितना ज्यादा अणुओं के बीच में प्यार मोहब्बत होगी, उतना वेपर प्रेशर कम होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर बने, वो उड़े, साम्यावस्था है, फिर जो वो दाब लगाएगी उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जितना अंतरा आणविक बल ज्यादा होंगे, उतना वेपर प्रेशर कम होगा। लिख लीजिए, या शॉर्ट में लिख लें कि वाष्प दाब अंतरा आणविक बल के अंतरा आणविक आकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती के बारे, जितना ये ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड काफी कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल की तुलना में। पेट्रोल देखा है आपने? पेट्रोल लिक्विड होता है, बहुत जल्दी वेपोराइज होता है, बहुत जल्दी। ऑब्जर्व किया आपने ये चीज? जब आप पेट्रोल भराने जाते हो बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको पेट्रोल की स्मेल बहुत जल्दी आती है, डीजल की उतनी जल्दी नहीं आती। जब वो पेट्रोल भर रहा होता है ना, तो पेट्रोल भरते वक्त वो पेट्रोल लिक्विड है, वाष्पन बहुत जल्दी होता है उसका, तो वाष्प में बदल करके हवा में आ जाता है, और वो हवा से हमारी नाक तक पहुंचता है, हमें पेट्रोल की स्मेल आती है। पानी की स्मेल तो नहीं आती, पानी तो ऐसे फील नहीं होता, या डीजल ऐसे फील नहीं होता, डीजल की स्मेल उतनी जल्दी नहीं आती। तो डीजल कम वाष्पित होता है, अल्कोहल और ज्यादा वाष्पित होता है, पेट्रोल और ज्यादा होता है। तो पेट्रोल के केस में चेक करें तो पेट्रोल वाष्पित क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पेट्रोल के अणुओं के बीच में उतनी प्यार मोहब्बत नहीं है, फटाफट से उड़ पा रहा है वो। अच्छा, पानी में कम क्यों है? क्योंकि पानी में आपको पता होना चाहिए कि पानी का एक अणु पानी के दूसरे अणु के साथ एक आकर्षण रखता है, जिसका नाम है
हाइड्रोजन बंद। हालांकि हमको ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, बट ठीक है, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा होता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक और शानदार चीज जिसका नाम है क्वथनांक। तो हेडिंग लगाएं, क्वथनांक। सुनो ध्यान से। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके आसपास के दाब के बराबर हो जाता है या उसके आसपास के बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अब आपका द्रव उबलना स्टार्ट करेगा, और उसे कहा जाता है उस द्रव का क्वथनांक। हम इसको बोर्ड लेवल पे भी पढ़ते हैं, क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 2 में। अटल बैच वाले बच्चे पढ़ के बैठे हैं, आशा वाले भी पढ़ के बैठे हैं। तो वाष्प दाब, जैसे आप गर्म कर रहे हो, तापमान का फंक्शन आपको समझ आ गया है। तापमान बढ़ाओगे वाष्प दाब बढ़ेगा। तो जैसे मान लो आप मैदान पे खड़े हुए हो और पानी को गर्म कर रहे हो, तो मैदान पे खड़े हुए पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी का जो वाष्प दाब है उसको बाहर के दाब के बराबर होना है। बाहर क्या है? हवा है। हवा का दाब कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक। तो जब आप पानी को ऐसे गर्म करोगे तो पानी की वाष्प ज्यादा बनेगी, ज्यादा वाष्प बनेगी, ज्यादा दाब आएगा। तो पानी का वाष्प दाब बढ़ते 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 जब 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा तो पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा। कुछ कुछ याद आ रहा है? प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में क्या होता है? अगर आप प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर खरीद के लेके आते हो, तो प्रेशर कुकर को ढक्कन बंद करने के बाद प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है, मान लेते हैं वो प्रेशर लगभग 3 एटमॉस्फेरिक के बराबर है। तो 3 एटमॉस्फेरिक के बराबर है। तो अब जो उसमें पानी आप रखोगे, उस पानी का जो भी वाष्प दाब है, जब उसको गर्म करेंगे तो पानी का तापमान बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, उसका वाष्प दाब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। पर इस बार पानी को 3 एटमॉस्फेरिक के बराबर आना पड़ेगा अगर वो उबलना चाहता है। तो यहां पे पानी लिक्विड से गैस किस टेम्परेचर पे होगा? 100 पे। यहां पे ये वाला पानी लिक्विड से गैस होगा 120 डिग्री पे भी हो सकता है, 130 पे भी हो सकता है। और अगर पानी लेट उबलेगा तो वो सारी ऊष्मा किसको मिलेगी? गोभी को मिलेगी, सब्जी को मिलेगी। अगर आप उसके अंदर कुछ पका रहे हो, जैसे मान लो आप बिरयानी बना रहे हो, तो उसके अंदर वेज बिरयानी की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपने मान लो सोयाबीन डाल दिया, तो सोयाबीन पकेगा, है ना? ये सब चीज़ें समझ गए? चलो, ये कहानी होती है। तो क्वथनांक की डेफिनेशन क्या है? क्वथनांक की डेफिनेशन है कि जब एक द्रव का वाष्प दाब उसके बाहर के दाब के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो उबलना स्टार्ट कर देगा, और उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। लिखिए, ये बना लेना, है ना? अपने हिसाब से सब्जी डाल लेना तुम लोग। चलो, तो जब एक द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, तब उस तापमान को, तब उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। तब उस तरह को क्वथनांक कहते हैं। मतलब क्वथनांक बाह्य दाब पर निर्भर करता है, सीधी सी बात है। अर्थात जो क्वथनांक है वो बाह्य दाब पर निर्भर करता है। तो क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है? बाह्य दाब पे निर्भर करता है। सर, तो बचपन से हमारे साथ धोखा हो रहा था,
हमें बचपन से पढ़ाया जाता था कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नहीं, धोखा नहीं था। वास्तव में अच्छी किताब अगर आपने पढ़ी होगी बचपन में, इसके चांसेस बहुत कम है, अगर अच्छी किताब पढ़ी होगी तो उसमें जनरली वो लिख करके देंगे सामान्य क्वथनांक। वो क्वथनांक की बात नहीं करते। क्वथनांक का मतलब होता है कि बाहर के प्रेशर के बराबर होना है। आपको जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ाया गया था वो सामान्य क्वथनांक पढ़ाया गया था। सामान्य का मतलब होता है कि 1 एटमॉस्फेरिक के लिए हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बीपी, इसको बोलते हैं एनबीपी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो वास्तव में आपको सामान्य क्वथनांक बचपन में पढ़ाया गया था, और सामान्य क्वथनांक का मतलब होता है जब हम दाब 1 एटमॉस्फेरिक लेकर के गणना करते हैं। जब बाह्य दाब को अपन कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं, मतलब ये होता है क्वथनांक जब बाह्य दाब 1 एटमॉस्फेरिक है। क्वथनांक जब बाह्य दाब क्या है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक है। डन है, लिख लो। अब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या नमी किसको कहते हैं। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या नमी किसको कहते हैं। हो गया, समझे? अच्छी चीज है, काफी है ना, बढ़िया चीज है। ध्यान सुनना, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपका जीवन हर एक मौसम के साथ साथ बदलता रहता है? हैव यू ऑब्जर्व कि योर लाइफ चेंजेस विद एटमॉस्फेयर? जैसे मान लो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो भी हमारी स्किन ड्राई होती है, सूख जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी हमारी स्किन ड्राई होती है, सूख जाती है। और स्किन पे सबसे पहले प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले प्रभाव पड़ता है हमारे होठ के ऊपर और हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर। क्या प्रभाव पड़ता है समझते हैं। एक्चुअली हम इंसान हैं और हमारी त्वचा को आर्द्रता चाहिए होती है, नमी चाहिए होती है। आर्द्रता या नमी का मतलब क्या होता है? पानी में जो हवा है उसके अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो जितनी भी नमी है पानी हवा के अंदर, नमी सिंपल, जितनी भी नमी है वो सारी नमी उड़ जाती है गर्मी से और हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमें दिक्कत होती है, फिर हमें मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। सिमिलरली सर्दियों में क्या होता है, जितनी भी नमी है वो सारी संघनित हो जाती है तो वापस से नमी कम हो जाती है, हवा के अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स कम हो जाती है, हमें फिर दिक्कत होती है, हमें फिर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि बरसात के अंदर बहुत चिपचिपापन रहता है? जैसे बाहर थोड़ी सी बरसात हुई फिर एकदम चिपचिपापन आ जाता है, वो क्या होता है? जब एक ऐसा मौसम बनता है जिसमें पानी के कण, जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा के अंदर होते हैं, तो हम कहते हैं कि नमी बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। जो किसान फैमिली से यहाँ पे बच्चे आते हैं उनको ये बात पता होगी कि जो गाँव के अंदर फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो नमी से दूर रहे। नमी क्या होती है? नमी पानी होता है जो हवा के अंदर है। तो सिंपल भाषा में हवा के अंदर जो पानी की ड्रॉप्स हैं उसको नमी कहते हैं। उस नमी का जो प्रेशर है, दाब है, उसे प्रेशर ऑफ नमी कहते हैं। और ये नमी कोई अच्छा शब्द नहीं है, इंग्लिश में इसके लिए काफ़ी सुंदर शब्द है जिसका नाम है मॉइस्चर। आपने सुना भी होगा यार हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं प्रेशर ऑफ मॉइस्चर। अब मैं बढ़िया बात बताता हूँ। एक चीज होती है, इसको बोलते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक, ध्यान से सुनना है इसको, बहुत बच्चे इस टर्म्स में गलतियां करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है पानी का प्रेशर जो वाष्प के रूप में है अपॉन जल का वाष्प दाब इंटू 100, ये कहलाता है RH। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको। केमिस्ट्री की जिन टर्म्स को आप पढ़ रहे हो ना, दीज टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इनमें फीलिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सवाल बनते ही नहीं है। इतने गंदे सवाल आते हैं केमिस्ट्री के, देख के पेन भी नहीं उठाया जाता, समझ में नहीं आता कुछ, क्या पेन उठाएंगे। ध्यान दो इधर, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, ठीक है साहब, वो 1 गिलास पानी उड़ा और यहां पर वाष्प बन गई। उस वाष्प का कोई प्रेशर आएगा, उस वाष्प का जो प्रेशर है वो ये है, और पानी का जो वाष्पदाब होता है इन जनरल उसके जीवन में, पानी का वाष्पदाब फिक्स होता है तापमान के ऊपर, पानी का वाष्पदाब तापमान पे फिक्स होता है। आपको बता दूं क्या मैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है पानी का वो 25 टॉर होता है, फिक्स होता है ये। तो जल का जो वाष्प दाब है वो तो फिक्स है, वो तो चेंज होगा नहीं, वो वैल्यू यहां पे आ रही है। ये प्रेशर ऑफ वाष्प है, ये क्या चीज है, आपने 2 गिलास पानी डाला, तो 2 गिलास पानी डालने के बाद में क्या होगा, और ज्यादा वाष्प बनेगी, वो जो प्रेशर मार रही है वो क्या है, वो यहां पे है। सर ये क्या, अरे ये तो वो कांस्टेंट है जल का जो होता है, ये तो कांस्टेंट है, ये चीज नियत है, फिक्स है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने 3 गिलास पानी डाल दिया और वाष्प बनी, वो जो प्रेशर मार रही है वो क्या है, ये है जल का वाष्प दाब, ये है। जैसे जैसे आप गिलास पे गिलास खाली करते जाओगे अपने कमरे में, वैसे वैसे पानी वाष्प में बदलता जाएगा, वाष्प दाब, पानी का जो प्रेशर है, वाष्प दाब नहीं, पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आपको नहीं लगता, आपने कहा कि मैं तो रुकूंगा ही नहीं, आपने 1 बाल्टी डाला, 2 बाल्टी डाला, 3 बाल्टी डाला, जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे वैसे वैसे इस कमरे में क्या चीज बढ़ती जाएगी, नमी बढ़ती जाएगी, आर्द्रता बढ़ती जाएगी। आप एक टाइम ऐसा आ गया जब आपने कहा कि अब तो मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक सारा का सारा पानी इस कमरे में नहीं होगा तब तक मैं पानी डालता जाऊंगा। आप पानी ऐड किए जा रहे हो, ऐड किए जा रहे हो, वाष्प बन रही है बन रही है बन रही है बन रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब जो वाष्प बन रही है और जो पानी है उनके बीच में क्या आ जाएगा, साम्यावस्था। फिर जो आपका पानी है वो उससे ज्यादा नहीं उड़ेगा, पानी जमीन पे ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, ऊपर वाष्प होगी। अब वाष्प और पानी किस में आ चुके हैं, साम्यावस्था में। अब आपका जो प्रेशर ऑफ H2O है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और उस समय कमरे के अंदर कितना RH होगा, 100%, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 100%। तो हम ये बोलेंगे कि इस कमरे में नमी है 100%, बहुत ज्यादा नमी इस कमरे के अंदर देखी जा रही है। तो क्या इसको समझाने के बाद आप सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O क्या चीज है और प्रेशर ऑफ H2O वेपर क्या चीज है? ये दोनों टर्म्स क्रिस्टल क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब अपन लिख लेते हैं इसको, है ना, कोई टेंशन नहीं है। लिखो, अगर प्रेशर ऑफ H2O वाष्प बराबर हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, आप भी लिख लो साथ साथ, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर RH फैक्टर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आपका RH ऐसे केस में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और ऐसे में गैस या एयर को सैचुरेटेड या संतृप्त कहा जाता है।
ऐसे में एयर को सैचुरेटेड संतृप्त कहा जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि साम्यावस्था आ चुका है, साम्यावस्था आ चुका है, ऐसा हम बोलते हैं। मैंने वेपर प्रेशर और वाटर आपको बता ही दिया। एक बात और है, जल के वाष्प दाब को इसका एक नाम और है, मतलब इसकी मम्मी इसको प्यार से घर पे एक्वस टेंशन भी पुकारती है। तो वेपर प्रेशर, जल का जो वेपर प्रेशर है उसको एक्वस टेंशन, जलीय दाब भी बोलते हैं, जलीय तनाव, एक्वस, एक्वस टेंशन या जलीय तनाव भी बोलते हैं। तो कभी ये वर्ड मिल जाए ना तो घबरा मत जाना, ये क्या लिख के दे दिया, तो जलीय तनाव भी कहते हैं। ऐसा है बाल को। एक सवाल है, वो बड़े अच्छा सवाल है। उससे पहले एक चीज, ये दोनों चीजें ना एक ही तापमान पे चेक करनी है। ऐसा नहीं है तुम किसी और तापमान पे चेक कर रहे हो, ये किसी और तापमान पे चेक कर रहे हो, दोनों सेम ताप पर वैल्यूज हो, या दोनों की वैल्यू सेम ताप पर हो, पता नहीं कैसी हिंदी बनी है, दोनों की वैल्यू सेम ताप पर हो, मतलब दोनों की वैल्यू सेम ताप पर हो। ये भी एक छोटी सी बात है जो सबको पता होनी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। अब एक अच्छा सवाल देता हूँ, कर रहा हूँ उसको। उससे पहले क्या मैं आप लोगों से छोटी सी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप बचपन में 11th में थोड़े बहुत पढ़ाई किए होंगे और आपको ये पता होगा कि PV इज इक्वल टू NRT क्या होता है? कर सकते हैं एक्सपेक्ट इतना? और नहीं कर सकते तो फिर याद रखें, PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है। देखो एक्चुअली क्या है ना, नीट जेई का सिलेबस, अब देखो मैंने विलियन नाम का चैप्टर बोर्ड में पढ़ाया, तो बोर्ड में वेपर प्रेशर में छोटी सी डेफिनेशन पढ़ाई, 3-4 लाइन की, खत्म, आगे बढ़ गए, राउल्ट्स नियम पे आ गए। यहाँ पे वेपर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे जेई सवाल पूछता है, नीट सवाल पूछता है, तो हमको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि साइंस एक्चुअली में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही चीज़ है, ये तो हमने हमारे पढ़ने के लिए अलग अलग कर रखा है। क्या बायोलॉजी वाले बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, फिजिक्स नहीं पढ़ते? क्या ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिक्स? आपके शरीर में जो रक्त बह रहा है, आपका हार्ट जो पंप कर रहा है, इलेक्ट्रो ECG क्या होता है? ECG क्या होता है पता है आपको? ECG की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ECG? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड कॉल्ड एज ECG। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है उसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ECG कहते हैं। फिजिक्स है ना, इसलिए नीट का पेपर इस बार फिजिक्स का अच्छा बनाया था NTA ने, ये सोच करके कि 4 साल 5 साल बाद जो डॉक्टर बनेंगे उनको इतनी फिजिक्स आती होगी कि कल को कोई वेंटिलेटर खराब हो जाए तो 2025 वाले डॉक्टर साहब को बोला वो ठीक कर देंगे, क्योंकि उनकी फिजिक्स अच्छी है। कल को कोई हार्ट पंपिंग मशीन खराब हो जाए तो जो 2025 वाले डॉक्टर साहब हैं वो ठीक कर दें, उनकी फिजिक्स अच्छी है। ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि सर फिजिक्स हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो नीट वाले बच्चे, बायोलॉजी पढ़ा दो। और होगा ये कि जब वेंटिलेटर मशीन को ऑपरेट करना होगा ना तो तुम इतना प्रेशर कर दोगे कि वो आदमी तुम्हारे ठीक करने से पहले ही मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स आना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कितनी कोशिश कर लूँ बट थिंग्स विल क्लैश, चीज़ें आपस में टकराएंगी, तो जब जरूरत पड़ेगी तो बताना पड़ेगा। अच्छा, अगर तापमान कांस्टेंट हो बेटा,
और दी गई गैस के लिए अपन बात कर रहे हैं, फॉर गिवन गैस, दी गई गैस के लिए अगर तापमान कांस्टेंट है तो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो इक्वेशन बन जाती है पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। तो कल को इसकी जरूरत पड़ जाए तो घबरा मत जाना ये कहाँ से आ गई, ऐसे। ठीक है, लिख लो, सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, सवाल करो। जितनी देर तुम्हें पढ़ते हुए हुई ना, इतना टाइम तो केवल पेशेंट का हार्ट खोलने में लगता है, ऑपरेशन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। बाईपास सर्जरी में या फिर जैसे अपन लेमिनेक्टमी की बात करें जिसमें स्पाइन की सर्जरी होती है, उस सर्जरी में 6.5 घंटे लगते हैं। 2 घंटे तो, 2 ढाई 3 घंटे 4 घंटे तो इंसान डॉक्टर को नर्व तक पहुंचने में लगता है। उसके बाद 3 घंटे ऑपरेशन अलग चलेगा। उसके बाद टाँके सिलने का काम भी शुरुआत में रेजिडेंट को ही करना पड़ता है, समझ गया ना। वो थकना बना है बेटा। चलो, ऐसे ही एक न्यूरो सर्जन के घर में BMW, ऑडी, मर्सिडीज खड़ी नहीं होती है, और तुम बाहर बैठे बैठे बोलते हो देखो कितना पैसे कमाता है, पढ़ा भी इतना ही है वो, आता भी उनको इतना ही है। तुम्हें केवल पैरासिटामोल पता है और कुछ नहीं आता तुमको। ऐसे अंदर एक हवा भरी हुई है, ऑक्सीजन भरी हुई है, संतृप्त ऑक्सीजन, सैचुरेटेड ऑक्सीजन। कितने तापमान पे है, ये पिस्टन है, पिस्टन समझते हो ना, पिस्टन का मतलब होता है इससे अपन प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर है 300 केल्विन, टोटल प्रेशर है 400 बार, 300 केल्विन मतलब वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 टॉर। हमने क्या किया, हमने तापमान को नियत रखते हुए आयतन को प्रारंभिक मान का आधा कर दिया। अब कुल प्रेशर ज्ञात करना है। ठीक है बालकों, बढ़िया से करोगे, मजा आ जाना चाहिए, करो, दिमाग लगाओ, बुद्धि चलाओ। इस संडे नीट का फुल सिलेबस टेस्ट है, नीट वाले बालक तैयार रहें। और जेई मेन का, जेई मेन का जेई मेन वाले बच्चे, नीट का नीट वाले बच्चे, जितना पढ़ा दिया सब आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। तो मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्या किया होगा, है ना। मेरी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं
वो उनसे मैं पता लगा लेता हूँ कि तुम लोग बैठ के क्या कर रहे होगे। तुमने ये किया होगा कि P1 V1 बराबर P2 V2 कर दिया होगा। P1 है 400, P2 निकालना है, V1 है V, V2 है V/2, ऐसे ही किया था। V से V कट गया, फटाफट P2 निकल के आ गया है ना। ऐसे कितने बच्चों ने किया था? वाह क्या बात है। चलो ठीक है, तो डायरेक्ट IIT कानपुर से चेक करना कोई मेल वेल नहीं आया हो शाम तक तुम्हारे पास, कि आपको डायरेक्ट CS ब्रांच दी जाती है। गधों, यहाँ लिखा है असंतृप्त ऑक्सीजन। देखो JEE के पेपर में ना तुम लोगों को पता है, तुम लोग पूरे साल पढ़ाई करते हो और 2 से 3 हज़ार सवाल सॉल्व करते हो। JEE का पेपर बनाने वाला पूरे साल एक ही काम करता है, 25 क्वेश्चंस को डिजाइन करना, और 45 क्वेश्चंस नीट के टीचर को डिजाइन करने होते हैं। तो अगर कोई मुझे कहेगा ना कि एक सवाल बनाओ, 25 सवाल बनाए, तुम्हारे पास पूरे साल का टाइम है, तो सबसे पहले मैं वो ऑप्शंस दूंगा जो अधिकतर बच्चे करके आएंगे गलत। तो तुम जो P1 V1 बराबर P2 V2 से करोगे ना, आंसर तुम्हारा आ रहा होगा वो पक्का ऑप्शन में होगा, उस पर तुम टिक करोगे, हैंड टू हैंड -1 कट हो जाएगा, और ऐसे कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए कंपटीशन होता है। फिर देखो बेटा, अभी अभी तुम्हें पढ़ाया मैंने अच्छे से कि संतृप्त का मतलब है यहां पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, किसके बीच में? जल की वाष्प और लिक्विड के बीच में। मतलब यहां पे जो वाष्प का दाब है वो सच में वाष्प दाब के बराबर है। सैचुरेशन का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना, ऐसे में गैस को सैचुरेटेड बोलते हैं। कब? जब पानी की वाष्प पानी के द्रव के साथ में साम्यावस्था में हो, मतलब यहां पे पानी का जो दाब है वो उसके वाष्प दाब के बराबर है। अगर वो इस सवाल में ये बोलता ना कि संतृप्त ऑक्सीजन नहीं है, तो हाँ ठीक है, ऑक्सीजन भी है, पानी की वाष्प भी है, उनका मिला जुला जो दाब है वो अपन पिस्टन दबाएंगे वो कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, दोनों का दाब बढ़ जाएगा, सब कुछ सही था, ये फॉर्मूला भी काम कर जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। पर सवाल ने लिख के दिया है सैचुरेटेड ऑक्सीजन, संतृप्त ऑक्सीजन, अर्थात यहां पे वाष्प दाब है किसका? यहां पे कौन कौन सी चीज है? यहां पे एक तो ऑक्सीजन है और एक वेपर प्रेशर है जल का। जल का वेपर प्रेशर है 25 टॉर, सवाल ने दे रखा है, कितना दे रखा है? 25 टॉर। हाँ एक काम करते हैं, यूनिट को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, बार और टॉर में फिर कंफ्यूज हो गए, इसको भी टॉर ही कर लेते हैं, और तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सवाल तो वैसे भी गलत था। तो प्रेशर 400 टॉर है, तो 400 टॉर प्रेशर है, तो 400 में से 25 तो जल का है, 375 किसका है? ऑक्सीजन का है। अब एक बात बताओ, मैंने प्रेशर बढ़ाया, क्या मैंने तापमान को चेंज किया? तापमान को नियत रखा, तो अभी भी जो पानी का जो ड्रॉपर्स है उनका प्रेशर तो 25 टॉर ही होगा ना। वाष्प दाब तो चेंज हो ही नहीं सकता पानी का, वाष्प दाब तो तभी चेंज होगा जब आप क्या करोगे? तापमान को चेंज करोगे। क्या हम सबको ये बात समझ में आती है कि तापमान को चेंज करने पे ही वाष्प दाब चेंज होता है? वो वही रहेगा। तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा ये 375, ऑक्सीजन का कुछ नया हो जाएगा, जल का तो 25 ही रहेगा साहब। अच्छा ऑक्सीजन का कितना नया होगा, उसके लिए तुम इक्वेशन लगा लो, ऑक्सीजन पे लगा लो, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन स्टार्टिंग का वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाद में बाद का वॉल्यूम लगा लो। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 375, पहले का वॉल्यूम V, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, बाद का वॉल्यूम V/2, V से V कट गया, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दुगना आ गया 375 का, मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 375 का दुगना आ गया, मतलब 750 टॉर हो गया। तो ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया 750 टॉर। अच्छा अब टोटल प्रेशर कितना हो गया? ऑक्सीजन का 750 और 25 जल का जो पहले ऐसे का था ही, 775 टॉर आपका आंसर है, और ये किसी ऑप्शन में लिखा होगा। डन एवरीवन? नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। क्या कोई बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है कि प्रेशर बढ़ाने के बाद भी वाटर का जो दाब है, वाष्प दाब है,
वो फिक्स कैसे रहा, वो चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉजिकली तो ये लग रहा है ना कि जब ऐसे दबाएंगे तो आयतन कम हो रहा है, तो वही वाष्प पास में आ जाएगी, ज़्यादा प्रेशर मारेगी। तो ये 25 का 25 कैसे? हाँ, आपने बोल दिया, आपकी बात मानते हैं हम, आपने बोल दिया कि वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता इन सब चीज़ों पे, वो केवल तापमान में निर्भर करता है। मान लिया आपकी बात, थोड़ा फील तो कराओ कि यहाँ पे पिस्टन दबाने के बाद भी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर चेंज क्यों नहीं हुआ? हु कैन गिव मी द आंसर? कौन बताना चाहेगा? नो वन? ओके, सुनिए, यहाँ पे एक शानदार चीज काम कर रही है जिसका नाम है साम्यावस्था। 11th के पाप अच्छे से सुनो। साम्यावस्था का मतलब होता है वाष्प बदल रही है, द्रव बदल रहा है वाष्प में, वाष्प वापस से बदल रही है द्रव में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक गतिक अवस्था है, साम्यावस्था एक गतिक अवस्था है। साम्यावस्था का मतलब ये नहीं होता है रिएक्शन रुक गई। साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि जल का एक अणु अब वाष्प में बदलेगा तो उसी वक्त वाष्प का एक अणु जल में बदल जाएगा। तो अभी वाष्प दाब कितना है? 25। सही है। अब आपने जैसे दबाया, दबाने के बाद वाष्प दाब को 25 का 25 ही रखना है। पर सर ये कैसे हो पाएगा? यहाँ पे जो वाष्प है उसके पास पहले इतना आयतन था, उसी वाष्प को आपने आयतन तो कम कर दिया, तो पानी की जो वाष्प है वो ज़्यादा प्रेशर मारनी चाहिए क्योंकि कम आयतन में है, तो वाष्प दाब सेम कैसे रह रहा है? वास्तव में यहाँ पे ऐसे होगा। अच्छा, एक बात बताओ, उसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या समझाऊं? जल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जल के लिए लगाते हैं। जल के लिए प्रेशर कितना है जल का? वाष्प दाब के बराबर है, ये वेपर प्रेशर है जल का। वी क्या है? आयतन। वी क्या है आपका? आयतन है, सही बात है। और टी क्या है? तापमान। आर कांस्टेंट है। आपने क्या किया? वी को कम कर दिया, तो आपने वी को कम कर दिया और आप ये चाहते हो कि प्रेशर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, पी वही का वही रहे। ऐसा करके देख लो, आपने वी को कम कर दिया तो वी को कम करने पे तो पी बढ़ेगा, पर आप चाहते हो कि वी को कम करने पर पी पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो क्या हो सकता है? सर तापमान तो चेंज कर नहीं सकते, सर आर भी चेंज नहीं होगा, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। हाँ, इसको चेंज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स भी साथ में कम हो जाएंगे। तो अगर V कम हुआ 5 से, नंबर ऑफ मोल भी उतने ही कम हो गए, तो रेशियो वही का वही आ जाएगा और प्रेशर ऑफ जल मतलब वेपर प्रेशर सेम रह जाएगा। सर एन के कम होने का मतलब क्या है? एन के कम होने का मतलब है कि जो वाष्प पड़ी हुई थी ना, वो वाष्प संघनित होकर के पानी में बदल जाएगी। तो वाष्प संघनित होकर के पानी में इस प्रकार बदलेगी कि वाष्प दाब पहले भी 25 रहे और अब भी 25 रहे। ये इसके पीछे की केमिस्ट्री है। आई होप नाउ यू गॉट इट। समझ में आ गया सबके? कितना समझ में आया इस पे एक सवाल दे रहा हूं, उससे आइडिया लगेगा तुम्हें कितना समझ में आया। आप चाहो तो थोड़ा सा एक लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हो, यहां पर संगनन हो जाएगा। चलिए बालको लिखे, अगला सवाल करते हैं।
शानदार सवाल। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, केवल कॉपी करने के लिए पेन चलाना है, बाकी प्योर दिमाग चलाने से सवाल बन जाएगा। जी सोच लिया? कितने बच्चे 1 के लिए? आंसर इज 1। हाउ मेनी? हाउ मेनी फॉर 2? इसको लगता है ऑप्शन 2 इज राइट। हाउ मेनी फॉर 3? यू कैन रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी फॉर 4? और कितने ऐसे हैं जो सोच नहीं पा रहे कि नहीं लगा, समझ नहीं आ रहा? चलो ठीक है, देखो मजा आएगा आपको सवाल में। एक बात बताओ, अभी स्थिति है क्या? बल्ब ए को ध्यान से देखो, अब इधर ही देखना है ना, लिखना बंद करना है, देखना है, समझना है। बल्ब ए को ध्यान से देखो। क्या बल्ब ए में ऐसा समझ में आ रहा है कि जो बल्ब ए है हमारा, उसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है? क्या आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है इस बात को एक्सेप्ट करते हो? करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल में लिखा है वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेपर प्रेशर शब्द का प्रयोग ही वो केवल तब कर सकता है जब इक्विलिब्रियम है, मतलब ए में भी इक्विलिब्रियम है, बी में भी है, सी में भी है। ठीक है, ये जो वेपर बन रही है यहाँ पे, ये वेपर यहाँ तक, यहाँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पास्कल्स लॉ, ये सब पढ़ रखे हैं क्या आपने? पास्कल तो पढ़ ही रखा होगा, प्रेशर सेम रहेगा। मतलब ये थ्रू आउट द प्रेशर इस वॉल्व तक सेम है, और कितना है? 10 टॉर है। बढ़िया। उसके बाद इस वॉल्व तक प्रेशर सेम है, क्योंकि यहाँ जो वाष्प बन रही है
वो इस पानी के साथ साम्यावस्था में है, और यहाँ प्रेशर कितना है 20, यहाँ फिर साम्यावस्था में, यहाँ प्रेशर कितना है 35। सब अपने जीवन में खुश थे, सब बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं थी, सब मस्त था। और टेम्परेचर भी समझ में आता है आपको, यहाँ 20 मेंटेन्ड है या 30 मेंटेन्ड है या 40 टेम्परेचर मेंटेन्ड है, मतलब ये टेम्परेचर चैम्बर है, इस चैम्बर का टेम्परेचर 20 ही रहेगा हमेशा, दूसरे वाले चैम्बर का टेम्परेचर हमेशा जो भी दे रखा है 30 वो रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपको क्या लगता है यहाँ पे किस तरीके का सीन जनरेट होगा? जैसे ही आप वॉल्व को लिफ्ट करोगे, वॉल्व को लिफ्ट करते ही क्या होगा? नेक्स्ट पेज पर हटाए। जैसे ही मैं वॉल्व को लिफ्ट करूंगा, अच्छा कोई भी वाष्प हो गया, गैस हो गया, वो कहां से कहां जाती है भाई? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है, ये सबको पता है कि फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो फ्लो ऐसे होगा, जब इस तरीके से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा तो वाष्प, यहां की वाष्प इधर जाएगी, यहां की भी इधर जाएगी, इधर वाष्प आएगी। अच्छा, क्या वेपर प्रेशर ए, बी और सी इन तीनों में चेंज हो सकता है क्या? क्या वेपर प्रेशर डिपेंड करता है क्या कि आपने कितना शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट नहीं किया, उस पर डिपेंड करता है क्या? नहीं ना। क्या आपने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में सीखा था कि आपने आयतन को आधा कर दिया तो पानी ने दिमाग लगा लिया था कि मेरे को मेरा वेपर प्रेशर चेंज नहीं करना है, मैं अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है तो मैं संघनित हो जाऊंगा, वाष्प को कम कर दूंगा पर प्रेशर मेंटेन करूंगा। तो ये बल्ब ए, बल्ब बी और बल्ब सी, इन तीनों में जो पानी है, क्या वो अपना वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा मित्रों? मोदी जी स्टाइल समझ आ रहा है? करेगा सर। अच्छा करेगा, ठीक है। क्या कर सकता है? या यहां से वाष्प गई उधर, इसके पास क्या ऑप्शन है? वाष्प के जाते ही इसका वाष्प दाब कम हो गया तो इसको वाष्प दाब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा? ये पानी को उबालना स्टार्ट कर देगा। उबालना मतलब जलाना नहीं, वाष्प बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब इस चैम्बर में वाष्पन स्टार्ट हो जाएगा। भाई कुछ वाष्प चली गई ना उधर, तापमान का अंतर था, थोड़ी वाष्प चली गई तो वाष्प की जाती इसकी वाष्प कम हो गई तो वाष्प दाब कम हो गया, जबकि वाष्प दाब को तो मेंटेन करना है, तो वाष्प दाब को मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? वाष्प और बनानी पड़ेगी, तो और वाष्प यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली बेटा इधर क्या होगा? यहां से भी तो उधर गई है वाष्प, तो इसका वाष्प दाब भी कम हो गया तो ये भी क्या करेगा? वाष्प बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, वाष्पन स्टार्ट कर देगा। वो क्या करेगा? सर उसके पास तो फालतू फोकट की वाष्प आ गई, पहले तो कम थी अब ज्यादा आ गई, तो वो उसको क्या करना है? उसको भी अपना मेंटेन करना है, तो वो वाष्प जो एक्स्ट्रा आई है कोशिश करेगा कि उसको संघनित करना स्टार्ट कर दे। तो चैम्बर ए में संघनन, चैम्बर बी में वाष्पन और चैम्बर सी में वाष्पन होगा। क्या हमें समझ में आ गया है कि कौन सा पानी क्या कर रहा है? अच्छा अब सोचो, क्या तापमान का अंतर हटने वाला है क्या? नहीं सर, तापमान का अंतर तो वही रहेगा, ये चैम्बर 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेगा, ये 30 मेंटेन करेगा, ये 20 मेंटेन करेगा, तो यहां से और तापमान का अंतर रहेगा तब तक वाष्प जाती रहेगी। तो वाष्प गई, इसने और बना दी, फिर गई और बनाएगा, फिर गई और बनाएगा, फिर गई और बनाएगा, फिर गई और बनाएगा। काम यही है इसका, तो इसको तो अपना वेपर प्रेशर मेंटेन करना है। तो वेपर प्रेशर मेंटेन करने के चक्कर में वाष्प जाएगी और बनेगी, जाएगी और बनेगी, जाएगी और बनेगी। होगा क्या? थोड़े टाइम में यहां पे जितना भी पानी था वो सारा खाली हो जाएगा, ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ये एम्प्टी हो जाएगा, खाली। क्या करे बेचारा? तापमान का अंतर है, जो वाष्प बनाता है उधर भाग जाती है तो और बनानी पड़ती है, तो लास्ट में पानी सूख जाएगा पूरा। क्या ये नहीं हो रहा है? पानी की मौत क्या हमारे आसपास नहीं हो रही है? हम इस मृत्यु को कभी देख ही नहीं पाते हैं, ये हमारे आसपास हो तो रही है, हर जगह यही मृत्यु हो रही है। पानी को आप जमीन पर डाल दो, उड़ जाता है बेचारा, इस उम्मीद में कि मेरा वाष्प दाब कभी बराबर हो जाएगा। वाष्प दाब तो बहुत बराबर हो नहीं पाता, वो मर जाता है, तो सारा पानी मर जाएगा, चला जाएगा उधर, वाष्पन होकर किधर निकल जाएगा। ये भी इसके साथ भी यही होगा, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो नहीं रहा, टेम्परेचर तो वही का वही है, सॉरी कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी खाली हो जाएगा। अच्छा इधर क्या होगा? इधर पानी आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, पर ये तो स्मार्ट है ना,
इसको तो संघनन करना है, ये तो आसान काम है। वो संघनन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कोई बात नहीं, भर जाएगा पूरा, क्या दिक्कत है। परंतु 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 ये अपना वाष्प दाब 10 टॉर ही मेंटेन करेगा। जो भी एक्स्ट्रा वाष्प आएगी उसको संगनित करके सेट कर देगा ये, और मेंटेन करेगा अपना 10। तो लास्ट में इसका 10, इसका, अब पानी नहीं रहा तो बात ही खत्म हो गई। जब पानी नहीं है तो वाष्प दाब का आएगा 0 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरीके के सवाल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं बच्चों। डन है बस। अब इसमें क्या ही बताएं, इसका आंसर है बस 10 टॉर। बाकी जो बातें हुई वो आपके मेरे बीच में हो गई, इसका कुछ हाथों से लिखने का तो कुछ मतलब है नहीं, दोनों ने समझ लिया एक दूसरे को, वो बहुत है। अब हेडिंग लगाइए। फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रावस्था बोलते हैं ना शायद। हिंदी में सॉरी, शायद प्रावस्था ही कहते हैं। अवस्था है ना, अवस्था प्रावस्था। चरण आरेख कहते हैं इसको। हम चरण आरेख पढ़ने जा रहे हैं, द्रव अवस्था आरेख या फिर चरण आरेख, हेडिंग लगाएं, द्रव अवस्था आरेख या चरण आरेख पढ़ने जा रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, द्रव होता है या फिर गैस होता है बेटा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव होता है, कितने बच्चे बोलेंगे इस बात को। और मैं कहूँ कि गैस होता है तो मान लोगे, मत मानो, इस टॉपिक के बाद में मान लोगे। चलो लिखो हेडिंग, द्रव अवस्था आरेख, चरण आरेख। प्रावस्था या अवस्था क्या चीज है वो समझिएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ हिंदी में, ये अवस्था है या प्रावस्था है, थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे इसको। इंग्लिश में 100% श्योर है, फेज की बात कर रहे हैं हम, फेजर डायग्राम की बात कर रहे हैं, और हम फेज के बारे में बात कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं आपको इसका कंफर्म करके बता दूंगा, अभी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। बचपन में हमको पढ़ाया जाता है, फेज अवस्था ही है वैसे तो, जहां तक ये अवस्था ही है। बचपन में हमको ये पढ़ाया जाता है कि द्रव की पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सही है, पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक सॉलिड, एक ठोस में अलग अलग अवस्थाएं भी हो सकती हैं। कैसे, देखना, लिखो, एक पदार्थ का, एक पदार्थ का वह हिस्सा, एक पदार्थ का वह हिस्सा जिसको रीजन भी बोलते हैं, जो एक पदार्थ का वो हिस्सा जो एक पदार्थ का वो हिस्सा जो, इसको कैसे लिखें,
एक पदार्थ का वो हिस्सा जो संगठन के अनुसार एक समान है। जैसे एक पदार्थ है, जैसे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये ठोस है। बर्फ का एग्जांपल, आपने पानी लिया, और पानी को ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल, पानी बाद में लेंगे, ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है कार्बन। कार्बन में दो चीज़ें हैं, आपने नाम सुना होगा, ये 10th क्लास से आप रिलेट कर लोगे, हीरा और ग्रेफाइट। तो ये हीरा और ग्रेफाइट, ये है दोनों कार्बन। इस कार्बन का अगर भौतिक अवस्था पूछी जाए कि इनकी भौतिक अवस्था क्या है, तो आप ये बोलोगे दोनों ही ठोस है। तो अगर भौतिक अवस्था पूछी जाए तो दोनों की सेम है, दोनों ही ठोस है। पर हीरा कार्बन की एक अलग अवस्था है और ग्रेफाइट कार्बन की एक अलग अवस्था है। पर पूरे हीरे के अंदर जितने भी कार्बन जुड़े हुए हैं सब एक तरीके से जुड़े हुए हैं, इसलिए लिखा हुआ है संगठन के अनुसार एक समान है। जितने भी हीरे हैं उन सब में आपको कार्बन सेम पैटर्न में मिलेगा। ग्रेफाइट, पता है ना हीरे का पैटर्न कैसा होता है, ऐसा पैटर्न होता है, ये हीरे का पैटर्न होता है। ग्रेफाइट का पता है ना, ऐसा होता है। ऐसा होता है। चलो ये सब छोड़ो, 10th क्लास की बात है। बट हीरा और ग्रेफाइट एक कार्बन की दो अवस्थाएं हैं। तो एक पदार्थ जो है उसकी दो या दो से अधिक अवस्थाएं हो सकती है, जबकि उसकी भौतिक स्थिति एक ही है। जैसे भौतिकली, भौतिक के हिसाब से देखें तो वो ठोस है और उसकी अवस्थाएं दो आ रही हैं, एक अवस्था हीरा, एक अवस्था ग्रेफाइट। तो आई होप आपको अवस्था समझ में आ गया होगा सभी को। तो अवस्थाएं काफ़ी सारी हो सकती हैं। सल्फर में भी होते हैं, सल्फर की भी दो अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, एक रोम्बिक सल्फर होता है। ये सब आपको डिटेल्स में पढ़ना ही है। फॉस्फोरस के भी वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, 3 प्रकार के फॉस्फोरस होते हैं ना। तो फॉस्फोरस का भी एग्जांपल लिखा, आप लिखना शुरू कर दो। आप फॉस्फोरस का भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, वाइट, रेड, ब्लैक। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक पदार्थ की दो या दो से अधिक फेज हो सकते हैं, जबकि फिजिकल स्टेट सेम हो। हम इनके प्रॉपर हिंदी वर्ड्स भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। भाई प्रॉपर हिंदी वर्ड माइंड में क्लिक नहीं कर रहे हैं, वो अपन देख लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं अवस्था आरेख। फेजर डायग्राम बहुत काम की चीज है, सवाल भी इससे खूब आते हैं, है ना। ये पी तथा, ये दो लोगों के बीच में बनता है, प्रेशर और टेम्परेचर, है ना।
ये पी तथा टी के मध्य का ग्राफ है। तो ये किसके बीच में बनता है? पी और टी के बीच में बनता है। ये बताता क्या है? ये आपको ये बताने की कोशिश करता है कि एक पदार्थ की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो ऊष्मा गति की आधार पर एक दूसरे के सापेक्ष कितनी स्थायी है। लिखें, यह है, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का विभिन्न अवस्थाओं की आपेक्षिक ऊष्मागतिकीय स्थायित्व का विवरण देती है। कि आपस में वो कैसे, मतलब एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे के लिए उनका स्थायित्व कैसा है। अच्छा, इसमें एक होता है फेज बाउंड्री। अवस्था रेखा या दीवार भी बोल सकते हैं। देखो, ये वो लाइन होती है जो दो अवस्थाओं को एक दूसरे से अलग करती है। तो दो अवस्थाओं को अलग करने वाली लाइन, दो अवस्थाओं को अलग करने वाली लाइन होती है। ठीक, एक पॉइंट होता है इसमें जिसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। लिखो इसके बारे में। इस डायग्राम में वो पॉइंट होता है जहां, अब आप जब ट्रिपल पॉइंट को ढूंढने में जाओगे ना, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे एक पदार्थ के जो तीन अलग अलग फेजेस हैं वो साम्यावस्था में होते हैं। जहां पदार्थ के तीन फेज साम्यावस्था में होते हैं। तीन फेज सॉलिड, लिक्विड तथा गैस हो सकती है। जो तीन फेज की हम बात करें ना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, या दो सॉलिड एक लिक्विड हो सकता है, पर एक बात याद रखना, एक सॉलिड या दो गैस नहीं हो सकता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दो गैस कभी भी अलग नहीं हो सकती। दो गैस अगर आप लोगे वो हमेशा मिक्स हो जाएंगी। दो गैसेस हमेशा एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं। हवा में देख लो आप, हवा में थोड़ी यहाँ ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, दो गैसें हमेशा मिक्स होती हैं। तो दो ठोस एक गैस या दो लिक्विड एक गैस, इस तरह से फिर भी हो सकता है। बट ये है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, लिक्विड के साथ भी ऐसा ही है, दो सॉलिड एक लिक्विड हो सकता है, या फिर तीन फेज में सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। एक और बात,
अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा ना, आ जाएगा। ये पेज लिख लो पहले, ये लिखने लायक चीज़ें, फिर एक साथ समझ में आएगा। ये बात भी हम बोल सकते हैं कि एक पदार्थ के लिए एक से अधिक ट्रिपल पॉइंट हो सकता है, या एक फेजर डायग्राम में एक से अधिक ट्रिपल पॉइंट हो सकता है। एक फेजर डायग्राम में एक से अधिक ट्रिपल पॉइंट हो सकता है। ये आपने फेजर के बारे में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लिख लो पहले। और अब कुछ फेजर डायग्राम दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि सर आखिर बात किसकी कर रहे हैं। हम एक सामान्य फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक सामान्य फेजर डायग्राम बनाते हैं मिलकर के। किस किस के बीच में ग्राफ होता है? प्रेशर के बीच में होता है और टेम्परेचर के बीच में होता है। तो इस एक्सिस पे क्या रहेगा? प्रेशर। इस एक्सिस पे रहेगा टेम्परेचर। ध्यान से देखना ये कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। अब काम की बात सुनो। इस एक्सिस पे अब अपन समझना स्टार्ट करें बेटा। इस एक्सिस पे अलग अलग तापमान है, इस एक्सिस पे प्रेशर है। ये जो जहां जहां पे लाइन बन रही है, ये लाइन दो अवस्थाओं को अलग कर रही है। यहां से यहां तक ये लाइन अलग कर रही है ठोस और गैस को, यहां से यहां तक अलग कर रही है ठोस और द्रव को, ये अलग कर रही है लिक्विड और गैस को, और ये है ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों साम्यावस्था पर है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इधर साम्यावस्था है ठोस और द्रव के बीच में, इधर साम्यावस्था है ठोस और गैस के बीच में, इधर साम्यावस्था है द्रव और गैस के बीच में। तो ये एक सामान्य आपके पास में इस प्रकार का सिस्टम है। और एक पॉइंट पर जाकर के फिर क्रांतिक बिंदु आ जाता है। इसके बाद ये क्रांतिक बिंदु आता है। क्रांतिक बिंदु के बाद में समय आने में बात करेंगे। ये क्रांतिक बिंदु होता है। इसके बाद की कहानी अलग होती है, अभी उस पर बात नहीं कर रहा है। चलो, अब ये सेम डायग्राम अपन बनाने की कोशिश करते हैं पानी के लिए। ये सेम डायग्राम बनाते हैं पानी के लिए, फेजर डायग्राम फॉर वाटर। सर अभी भी समझ में नहीं आया, पता है मुझे। बना लो पहले। मुझे एग्जैक्टली पता होता है तुम्हें कब कितना क्या समझ में आ रहा है, तो चिंता तुम मत किया करो। और लास्ट में जब तुम यहाँ से क्लास खत्म करके जाओ तो तुम्हें सब कुछ समझ में आए, ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझे पता है। जस्ट डोंट वरी। पानी के लिए ना, ऐसा डायग्राम होता है पानी के लिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। जल के लिए फेजर डायग्राम।
लिख लो। और ये हो गया पानी का ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट। इसको बोलते हैं त्रिअवस्था बिंदु। पानी के लिए ये लगभग 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये होता है इतना पानी के लिए, 0 पॉइंट लगभग इतना। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर पानी की स्मेल होती है क्या? नहीं होती। तभी तो मैंने पेट्रोल और डीजल के एग्जांपल से समझाया था। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल की स्मेल जल्दी पहुंच रही है आप तक, डीजल की लेट पहुंच रही है। तो इवेपोरेशन डीजल में स्लो हो रहा है, वाष्पन स्लो हो रहा है, पेट्रोल में फास्ट हो रहा है, ऐसे। ओके। एक और चीज़ है कि इस पॉइंट पर जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसमें प्रेशर कितना होता है, तो 4.5 के आसपास प्रेशर होता है। चलो ठीक है, अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो लिख ही रहते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। लिखना बंद कर दो, सुनो। ये एक ऐसा डायग्राम है जो आपको ये बता सकता है कि ठोस, द्रव और गैस आपस में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में कैसे अरेंज हो रखे हैं। सिंपल भाषा में इस डायग्राम को देख करके आप ये बता सकते हो कि किस प्रेशर पे, किस तापमान पे आपका जो पदार्थ है वो कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, फोकस एकदम यहां पे होना चाहिए। सर जल के केस में और सामान्य में डिफरेंस क्या है? जल में यहां पे जो ग्राफ जा रहा है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब एंगल इसमें आप बनाओगे तो अलग बनेगा, यहां एंगल ऐसा बन रहा है, तो ये डिफरेंस है, स्लोप का डिफरेंस है। इसके लिए ग्राफ ऐसे आ रहा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। पहली बात तो पानी के लिए डिफरेंस है, याद रखना, पानी के लिए स्लोप नेगेटिव है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इधर स्लोप नेगेटिव है, और सामान्य तौर पे देखें तो इधर का स्लोप पॉजिटिव है। दूसरी बात, चलो तुम्हारे आसपास का जो टेम्परेचर है, पानी के आसपास का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 3 टॉर है। तो मुझे एक बात का जवाब दो, इस तापमान पर अगर तुम तापमान बढ़ाओगे, 3 टॉर है, अगर तुम तापमान बढ़ाओगे तो कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन होगा? सॉलिड और गैस के बीच में स्थानांतरण होगा। मतलब इस दाब पर ठोस और गैस के बीच में साम्यावस्था रहेगी। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि क्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे द्रव हो सकता है क्या, वही वाला लॉजिक है। तापमान के किस तापमान के ऊपर, देखो इसी तापमान पे, अब आप ग्राफ को समझ रहे हो, इस तापमान पर ठोस से गैस भी हो सकता है, इसी तापमान पर ठोस से लिक्विड भी हो सकता है। पर डिपेंड किस पे कर रहा है कि यहां प्रेशर है, यहां प्रेशर कितना है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। अगर लो प्रेशर है तो सीधा तापमान बढ़ाओगे, मान लो प्रेशर आपने ये कर दिया, इस प्रेशर पे अगर तुम तापमान बढ़ाओगे तो कहां से कहां जाओगे? ठोस से गैस में जाओगे। क्या तुमने ऊर्ध्वपातन का नाम सुना है? सबने। ऊर्ध्वपातन में यही तो होता है, ऊर्ध्वपातन में ठोस से आप सीधा गैस में जाते हो। तो कुछ द्रव या कुछ ठोस ऐसे हैं जो हमारे वायुमंडल में सीधा ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, मतलब उनका जो फेजर डायग्राम बन रहा होगा ना, उनके फेजर डायग्राम में 1 एटमॉस्फेरिक यहां कहीं पे आ रहा होगा,
तो 1 एटमॉस्फेरिक के यहां आने का मतलब ये हुआ कि अगर इस दाब पर तुम तापमान बढ़ाते हो तो तुम ठोस से गैस की तरफ जाओगे, लिक्विड वाली अवस्था बीच में आएगी ही नहीं। ये हम बोलना चाह रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पे ठोस, लिक्विड, गैस तीनों साम्य अवस्था में। अच्छा, अपना 1 एटमॉस्फेरिक बताओ आपको कहां होता है। 1 एटमॉस्फेरिक जनरली यहां होता है, ये 1 एटमॉस्फेरिक का लेवल होता है पानी के केस में, ये 1 एटमॉस्फेरिक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक पे जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यहां पे अवस्था परिवर्तन होता है, 0 से कम पे ठोस, 0 से ज्यादा पे लिक्विड। फिर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यहां अवस्था परिवर्तन होता है, ऐसा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद में यहां कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस फेजर डायग्राम को देख करके आप तुरंत ही बात बता सकते हो कि कौन कब किस में कन्वर्ट होगा। ये फेजर डायग्राम की इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे फेजर डायग्राम काम आता है। पक्का एवरीवन? बना लो बेटा अच्छे से, बढ़िया से बना लो। सर ये ग्राफ को बनाने का कोई तरीका नहीं है, ग्राफ बनाया आता है। ये हर पदार्थ के लिए अलग से बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल का काम है। तुम्हें रीड करना आना चाहिए, बनाना नहीं, तो पढ़ना आना चाहिए इस ग्राफ को। अब हम बनाते हैं CO2 के लिए फेजर डायग्राम। आप इसको कॉपी कर लो, मैं साइड में बना रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ तो अपना काम करो। यहाँ भी कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम CO2 का फेजर डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये CO2 के लिए फेजर डायग्राम है। अच्छा, तो CO2 का ट्रिपल पॉइंट कहां पर है बता सकते हो, जहां पे वो तीनों में एग्जिस्ट करेगा। CO2 का ट्रिपल पॉइंट ये रहा। अब तुम्हें एक शानदार बात बताता हूं, शानदार बात। 1 एटमॉस्फेरिक का जो लेवल है CO2 के फेजर डायग्राम में वो ये होता है, ये 1 एटमॉस्फेरिक का लेवल है। अच्छा, अब काम की बात सुनिएगा। 1 एटमॉस्फेरिक पे अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो जल के साथ क्या होगा। सर 1 एटमॉस्फेरिक ये रहा। 1 एटमॉस्फेरिक पे अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो जल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। देखो ना, 1 एटमॉस्फेरिक ये रहा, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। सही है, पक्का? ओके, सेकंड पॉइंट, यहां पर अगर मैं ठोस से गैस में जाऊंगा इस तापमान पे, इस तापमान पे अगर इस दाब पर सॉरी तापमान बढ़ाऊंगा तो कहां से कहां जाऊंगा, सॉलिड से गैस में। तो CO2 का फेजर डायग्राम ये बताता है कि 1 एटमॉस्फेरिक पर अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो आप सॉलिड से गैस में जाओगे। क्या यहां पे लिक्विड आएगा बीच में, क्या यहां पे लिक्विड आएगा बीच में? यहां पे लिक्विड का कोई काम ही नहीं है, इस 1 एटमॉस्फेरिक के ऊपर आएगा ही नहीं आएगा। जो ट्रिपल पॉइंट होता है ना CO2 का, वो लगभग 5.1 एटमॉस्फेरिक के आसपास का होता है। तो 5.1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा दाब पर अगर तुम तापमान बढ़ाओगे तो फिर सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा। पर 1 एटमॉस्फेरिक पे अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो CO2 सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। अरे बाद में लिख लेना, समझ लो, पहले काम की बात बता रहा हूं, ठीक है ना पॉइंट? इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। सुनो, अगर हम जैसे एक बात बताता हूँ आपको, अमूल की आइसक्रीम है, सबने खाई होगी। अमूल की आइसक्रीम को पैक करना है
अमूल की आइसक्रीम को पैक करके मुझे अजमेर से जयपुर भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, बर्फ़ लूँगा, बर्फ़ चारों तरफ डाल दूँगा, ऐसे ऐसे बर्फ़ डाल दूँगा चारों तरफ, और बर्फ़ के बीच में अमूल की आइसक्रीम डाल दूँगा। अजमेर से जयपुर पहुँचेगी ना गाड़ी, तब तक बर्फ़ धीरे 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 पिघलेगी, बर्फ़ तो पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बर्फ़ पिघलेगी, पानी हो जाएगा चारों तरफ, और पानी के बीच में तुम्हारी अमूल की आइसक्रीम तैर रही होगी। भले ही अमूल की आइसक्रीम पिघले ना, पानी तो पिघल गया, और पानी पूरी आइसक्रीम की ऐसी की तैसी कर देगा। सही बात है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पानी में पैक कर, इसको ऐसे पैक करने की जगह वो लोग पैक करते हैं ड्राई आइस के अंदर। ड्राई आइस बोले तो CO2, CO2 सॉलिड। तो CO2 सॉलिड काम तो बर्फ का करेगा, ठंडा रखेगा उसको, पर अगर तापमान बढ़ा तो आसपास का दाब कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर तुम्हारा CO2 सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो जब तक ठंडा रख पाएगा रखेगा, जब तापमान ज्यादा हो जाएगा तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और धुआं बन के उड़ जाएगा, और अंदर तुम्हारी आइसक्रीम गीली भी नहीं होगी। तो इसीलिए आइसक्रीम के ट्रांसपोर्टेशन में, या कोई भी आपको सामान भेजना है, या मान लो इंजेक्शन है, इंसुलिन का इंजेक्शन है, उनके अंदर फिर ड्राई आइस रखते हैं, ड्राई आइस के अंदर उसको रख के डिलीवर कर देते हैं। तो आई होप कि आपको फेजर डायग्राम, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर? अच्छा, अब आज की क्लास को रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और राउल्ट के लॉ को पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक रहेगा वो राउल्ट्स लॉ रहेगा। एक बार लेक्चर को वापस देख सकते हैं आप। मोटी मोटी बात केवल इतनी सी है, फेजर डायग्राम बस ये बताता है कि किस तापमान, किस दाब पर क्या होगा। जैसे अगर मैं 3 टॉर की बात करूं, अगर आप इस दाब को रख पाते हो तो 3 टॉर पे, अगर 3 टॉर के आसपास का दाब आप रख पाते हो और फिर तापमान बढ़ाते हो तो बर्फ से सीधा भाप बनेगी, पानी बनेगा ही नहीं। ये समझने वाली बात है। तो ये पॉसिबल है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी गैस में बदले ठोस से डायरेक्ट, ये पॉसिबल है। पर कब? जब दाब आप बहुत कम रखोगे तब ऐसा पॉसिबल है। अपने डेली लाइफ में पानी की स्थिति ऐसी है कि पानी पहले ठोस से द्रव में जाएगा, फिर द्रव से गैस में जाएगा। क्लियर है बेटा? अब बैठ के मेहनत करना, बचा हुआ दिन पूरा आपका है, अच्छे से सवाल लगाना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। ठीक है? नमस्कार, बाय बाय। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ चैप्टर ठीक से ना, चैप्टर कल से शुरू होगा। अभी तक हम केवल वेपर प्रेशर, फेजर डायग्राम, बेसिक बातें पढ़ रहे थे। चैप्टर की शुरुआत कल से होगी राउल्ट के नियम से।